क्यों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्म में होता है। आप लोग ये जानते हैं कि स्पर्मेटिड का निर्माण 3 फेजेज के द्वारा होता है, जिन्हें हम मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज तथा मैचुरेशन फेज के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चार्ट के माध्यम से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होता है। यदि हम बात करें स्पर्मेटिड की, तो ये एक राउंडेड या गोल संरचना होती है और भारी होती है तथा नॉन मोटाइल होती है। साथ ही ये हैप्लॉइड संरचना होती है, जबकि शुक्राणु हैप्लॉइड संरचना होने के साथ साथ हल्की और गतिशील संरचना होती है। जहाँ स्पर्मेटिड निषेचन करने में अक्षम होती है, वहीं शुक्राणु निषेचन करने में सक्षम होती है, क्योंकि निषेचन की क्रिया के दौरान स्पर्म को ही मूव करके ओवम की तरफ जाना होता है, इसलिए इसे मोटाइल संरचना में बदलना जरूरी होता है। यदि हम बात करें कि स्पर्मेटिड चूंकि एक सेल है, तो उसके अंदर वे सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं जो किसी एक कोशिका के अंदर मौजूद होने चाहिए। लेकिन जब स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होता है, तो इन सेल ऑर्गेनिल्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी ये अपनी उचित स्थिति को ग्रहण करते हैं ताकि निषेचन की क्रिया में सहायक हो सके। यदि हम बात करें कि स्पर्मेटिड के दौरान या स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन के दौरान जो चेंज होता है, उस दौरान अतिरिक्त मात्रा में कुछ पदार्थ है वो हटाया जाता है, जिसे हम स्पर्म रेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस स्पर्म रेस्ट को अंततः सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है तथा न्यूट्रिशन या पोषण में काम में ले लिया जाता है। एक चार्ट या डायग्राम आपके सामने है, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटिड से, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये स्पर्मेटिड जो गोल संरचना है वो उत्तरोत्तर जो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर या संरचना शुक्राणु में परिवर्तित होती है, तथा साथ ही हम देख रहे हैं कि इतनी मात्रा में स्पर्म रेस्ट है वो अलग होता है। साथ ही इसमें हम ये देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनिल्स जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा सेंट्रियोल्स है, वो उचित स्थिति है उसको ग्रहण करते हैं। तो हम ये बात करें कि भी स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्जन के दौरान ये सेल ऑर्गेनिल्स किस पोजीशन पे आते हैं या इनसे किन संरचनाओं का निर्माण होता है, तो अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं या अगली स्लाइड के द्वारा इसमें बता सकते हैं कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जो कि हम कह सकते हैं कि कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजी गई संरचना है, और इसके द्वारा शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम, या आप कह सकते हो कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना होती है, इसे हिंदी में अग्रकाय के नाम से जानते हैं। एक्रोसोम एक लाइसोसोम समान संरचना होती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक्रोसोम किसके रूपांतरण से बनता है, तो ये लाइसोसोम समान संरचना होती है, तो हम लाइसोसोम लिख देते हैं, जबकि इसका निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। और इस एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन भरे रहते हैं, और ये स्पर्म लाइसिन वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि एसिड हाइड्रोलेजेज या अम्लीय हाइड्रोलेजेज होते हैं, और इनका काम जो होता है वो निषेचन के दौरान अंडे की झिल्लियों को गलाने का होता है, ताकि शुक्राणु का अंदर की तरफ प्रवेश हो सके। फिर बात करें यदि हम न्यूक्लियस की, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो वाटर लॉस और आरएनए लॉस के द्वारा एक तो हल्का हो जाता है, साथ ही इसका डीएनए वो अत्यंत कंडेंस्ड या संघनित हो जाता है और ये कुंडलित अवस्था में आ जाता है। साथ ही ये इनएक्टिव हो जाता है, यानी इसकी एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। चूँकि एक्टिव होने की स्थिति में ये रेप्लिकेशन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इनएक्टिव हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो एक विशेष सैप या संरचना में या आप कह सकते हो आकृति में बदल जाता है, और ये आकृति शुक्राणु के सिर के अकॉर्डिंग होती है और उस सिर में एडजस्ट होने में सहायक होती है। अलग अलग प्राणियों के शुक्राणुओं के सिर की आकृति अलग अलग होती है, इस कारण उनके केंद्र की आकृति भी अलग अलग होती है। जैसे मानव के अंदर ये स्पून शेप्ड या चम्मच की आकृति वाला शुक्राणु होता है, तो उस सिर के अंदर ये स्पून शेप्ड संरचना में बदल जाता है। पक्षियों के अंदर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर या हुकनुमा संरचना में बदल जाता है। कंडेंसेशन से तात्पर्य यहाँ डीएनए का अत्यंत कुंडलित अवस्था में होना। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक सीधे तार को आप स्प्रिंग में जब बदलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तार है वो बहुत कम जगह में एडजस्ट हो जाता है, यानी उसके जितने गहरे होंगे उतनी ही उसकी साइज़ या उसकी लंबाई कम होती जाएगी। तो ठीक उसी तरह से ये कंडेंस्ड या संघनित होकर पैक हो जाता है हेड के अंदर या सिर वाले भाग के अंदर। इसी तरह यदि हम सेंट्रियोल्स की बात करें, सेंट्रियोल्स हम कह सकते हैं कि संख्या में 2 होते हैं और बेलनाकार संरचनाएं होती है, और ये सेंट्रियोल्स सेंट्रो
जो प्लाज्म है उसके साथ मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ फ़र्क करना होगा कि सेंट्रोसोम ऐसी संरचना है जो दो सेंट्रियोल से मिलकर बनी होती है, और दोनों सेंट्रियोल है वो बेलनाकार होते हैं और एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये सेंट्रियोल मूव करके हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस के पीछे अरेंज हो जाते हैं, और उनमें से एक सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस के ठीक पीछे रह जाता है, और दूसरा सेंट्रियोल इसके ठीक समकोण पर स्थित होकर एक एक्सियल फाइबर का निर्माण करता है, और उसी एक्सियल फाइबर से हम कहते हैं कि स्पर्म टेल या शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं कि पावर हाउस के रूप में होती है, तथा ये वे संरचनाएं होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो शुक्राणु को जब गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं इनको वहाँ स्थित होना चाहिए जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूँकि शुक्राणु जब मूव करता है या गति करता है तो उसकी टेल के द्वारा या पूंछ के द्वारा इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक लिए जाते हैं, यानी पूंछ के अंदर मूवमेंट होती है और काइनेटिक एनर्जी की वहाँ पर ज़रूरत होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टेल फाइबर या टेल के एक्सियल फाइबर के चारों तरफ एक सर्पिलाकार कुंडली के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं या स्पाइरल कॉइल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस स्पाइरल कॉइल को हम नेबेनकर्ण शीथ के नाम से जानते हैं या नेबेनकर्ण आच्छाद्य के नाम से जानते हैं। तो चार मुख्य प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, ये चार मुख्य प्रकार के कोशिकांग अपनी उचित स्थिति को धारण कर लेते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि हम बात करें गोल्जी बॉडी की और न्यूक्लियस की, तो ये शुक्राणु के अगले भाग में स्थित हो जाते हैं और हेड का निर्माण करते हैं या सिर भाग का निर्माण करते हैं। इसी तरह दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो शुक्राणु के नेक वाले भाग में या गर्दन वाले भाग में स्थित होते हैं। उनमें से जो अगला सेंट्रियोल जो होता है जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, उससे हम कहते हैं कि टेल फाइबर का निर्माण होता है या लंबी पूंछ का निर्माण होता है। उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल मैनर में अरेंज हो जाते हैं तथा नेबेनकर्ण शीथ का निर्माण करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यदि और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो शुक्राणु की संरचना के बारे में जब बात करेंगे तब इनके बारे में और चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।